हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर में। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का ये समझना, ऑफन ओनली द स्टूडेंट्स हु आर क्लोजर टू मेंस थिंक कि हमें जो है फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करना है आंसर राइटिंग पे। हाउएवर जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं वो इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं, राइट? Because you have to understand the fact that particularly in optional, given the level of specialization and expertise, this art of answer writing takes a little bit more practice, right? It takes lengthier duration, right? It takes more hit and trial. It takes more learning to reach that level of scoring good marks, right? So vis-a-vis GS आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ऑप्शनल की आंसर राइटिंग को मास्टर करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the structuring, the content, the way in which certain keywords, certain scholars are supposed to be mentioned, the way in which you're supposed to understand the demands of the question in optional की answer writing, right? साथ ही में PSIR जैसे ऑप्शनल के लिए आपको ये भी समझना होता है कि करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स का एज वेल एज जो थ्योरीज हैं उनका बैलेंस कैसे मेंटेन करे आंसर के अंदर, राइट? एंड दैट इज वाई हर वीक हम आपको ये आंसर्स दिखाते हैं, ये आंसर्स की एक वीडियो देते हैं जो कि हमारे मेंस के बच्चे इनको यूज करके प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइट? द आइडिया इज दैट यू लर्न अर्ली, यू स्टार्ट अर्ली सो दैट यू ऑलरेडी हैव अ हेड स्टार्ट ओवर अदर्स जब आप अपने मेंस के करीब आए, राइट? तो इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए ना। वेरी इंपॉर्टेंटली बिफोर वी मूव अहेड आपको मैं बताना चाहती हूं, जैसे कि आपको पता भी होगा, हमारा आखिरी बैच विच इज बैच 6 ऑफ अ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल लॉन्च हो गया है। 9 सितंबर से जो है इसकी ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हो जाएंगी एंड 16 सितंबर ऑनवर्ड्स जो प्रॉपर क्लासेस हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंटली जैसे कि मैंने बार बार बात की थी ऑफ द नेसेसिटी of starting answer writing from the very start for optional, this is something that we understand and provide for in our foundational courses as well. तो आप सामने देख सकते हैं कि आपको हमारे फाउंडेशन कोर्स फॉर PSIR में भी 3 ऑप्शंस मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंटली तीनों ही वेरिएशंस में आपको आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जाती है which includes not just half length and full length tests but in fact weekly answer writing in the form of mini tests जो कि हर सैटरडे आते हैं, राइट? ऑफ 3 क्वेश्चंस ईच, ताकि आप ज्यादा ओवरबर्डन भी ना हो। नाउ डिफरेंस क्या है कि अगर आप विदाउट इवैल्यूएशन लेते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर्स, द मंथली करंट अफेयर्स विच आर प्रोवाइडेड, ये जो आंसर राइटिंग आपको कराई जाती है इसमें आपको मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस जो हैं ये मिलेंगे, बट आपकी जो आंसर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक है वो आपको नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा PSIR विद इवैल्यूएशन में, जहां पे आप अपने टेस्ट जो है सबमिट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, हम उन्हें चेक करके विद फीडबैक आपके पास भेजेंगे ताकि आपका लर्निंग कर्व जल्दी आगे बढ़ सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, कि ये सारी चीजें आपको मिल रही होंगी, इसके अलावा आपको डेडिकेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप भी मिलता है अपने डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए। मंथली लाइव सेशंस होते हैं मेरे साथ, अपने डाउट्स, अपने कुछ भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो उसको रिजॉल्व करने के लिए, राइट? इंटरव्यू गाइडेंस एंड मॉक सेशंस तो मिलते ही मिलती हैं जब आप अपने पर्सनालिटी टेस्ट वाले राउंड तक पहुंचते हैं, बट वेरी इंपॉर्टेंटली आपको PSIR मेंटरशिप में अपार्ट फ्रॉम माइन एंड एकेडमिक मेंटर सर्स मेंटरशिप, यू विल ऑल्सो गेट मेंटर्ड बाय अ सर्विंग UPSC ऑफिसर, राइट? तो जिन्होंने क्लियर किया है PSIR ऑप्शनल के साथ वो आपको गाइड एंड मेंटर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंटली ये इनके प्राइसेस जो हैं इन पे आप फर्दर 15% डिस्काउंट जो है पा सकते हैं, क्योंकि हमारा टीचर्स डे का डिस्काउंट जो है 9 सितंबर तक वैलिड है। आप कोड रिस्पेक्ट यूज कर सकते हैं और इनके ऊपर आप 15% फर्दर डिस्काउंट जो है वो आपको मिलेगा, राइट? कभी हम इतना डिस्काउंट नहीं देते हैं बिकॉज लास्ट बैच है, 6th बैच है, राइट? साथ ही में फेस्टिव सीजन भी ऑन हो रहा है, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट है, राइट? एंड लास्ट के 5 महीने हैं जब आप डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर सकते हैं ऑप्शनल
इंटरनेशनल के लिए, तो इनको वेस्ट मत कीजिए, अपनी तैयारी को जल्द शुरू कीजिए ताकि इसको आप फटाफट कंप्लीट कर सके, राइट। एंड देन अगर आपका प्रीलिम्स जब क्लियर हो जाता है तब ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन आपको कोई रिग्रेट ना हो, बल्कि यू आर कॉन्फिडेंट इन क्लियरिंग योर मेंस ऑल्सो आफ्टर प्रीलिम्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। This question says, amid the escalating tensions over Gaza war, discuss India's diplomacy in West Asia. Right? अब जो इजराइल एंड पैलेस्टीन के अंदर क्राइसिस चल रहा है, ये एक ग्लोबल इशू तो है ही है, प्लस ये एक मेजर न्यू चैलेंज की तरह सामने आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, particularly the kind of diplomatic balancing that India hopes to achieve in West Asia. राइट, तो काफी सालों से इंडिया ये करने की कोशिश कर रहा है, एंड पर्टिकुलरली इन द आफ्टरमाथ ऑफ द सेकेंड ऑफ द कोल्ड वॉर इंडिया को ये होप थी कि ये बैलेंस आउट कर पाएगा, राइट। इवन दो इंडिया हैज स्टक to its stand on Palestine, yet it has taken forward what we call a dehyphenated approach as far as West Asia is concerned. And इस dehyphenated approach के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे उनका जो मॉरल स्टैंड है पैलेस्तीन को लेके वो तो बरकरार रहे, बट ये किसी भी तरह से अड़चन ना बने in being able to solidify good relationship with all of the other partners in the Middle East, including जो आपके अरब गल्फ स्टेट्स हैं, इजराइल as well as ईरान, राइट। तो इन सब के तरफ एक वाइडर नेट जो है इंडिया बिछाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एंड ये भी एक एक होप थी दैट ओवर टाइम जैसे जैसे थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही थी वेस्ट एशिया में, पर्टिकुलरली विद थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस कंट्रीज, राइट। सो यूएस द्वारा ब्रोकर्ड अब्राहम अकॉर्ड्स हो गए, चाइना द्वारा मीडिएटेड एक सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन हो गई बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, there was hope for an upswing in relationships. However, post the October 2023 attack on Israel by Hamas and इसके बाद following एक complete violent war of attrition जो कि इजराइल ने शुरू कर दी on Palestine, इसके चलते हुए now again वेस्ट एशिया एक मेजर जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है, एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक कनंड्रम क्वांड्री बन गया है इंडिया के लिए एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हमने इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, राइट, कि किस तरह से नाउ विद दिस हाइटेंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गाजा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया की डिप्लोमेसी जो है ये इंपैक्ट होगी वेस्ट एशिया के अंदर। तो अगेन जैसे कि हमने बात की है, कॉन्टेक्स्ट को आंसर में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने आंसर्स के पॉइंट्स को इस गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिचुएट करना भी इज ऑफ इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस। नाउ जब से गाजा वॉर की शुरुआत हुई है, इंडिया ऑब्वियसली ट्राइड टू, एज वी टॉक्ड अबाउट, वॉक द डिप्लोमैटिक टाइट रोप इन वेस्ट एशिया, राइट, पर्टिकुलरली गिवन द काइंड ऑफ आइडियल्स जो कि फॉर्मुलेट करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट, राइट। और कौन से है ये आइडियल्स? दीज आर ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड न्यूट्रलिटी, right? And along with this, very importantly, what India has focused on is extensive engagement with all kinds of partners, right? So regardless of their आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल लीनिंग्स, राइट। सो जहाँ पे पैलेस्तीन के साथ फेवर है, वहीं पे अरब स्टेट्स के साथ भी बहुत एक एक्सटेंसिव रिलेशनशिप है, पर्टिकुलरली यूएई एक लीडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, वहीं पे इजराइल के साथ जो है डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज में बहुत कोलैबोरेशन है, साथ ही साथ में ईरान के साथ भी जो है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक मेजर रिलेशनशिप का प्लान है इंडिया के साथ। And that is why regardless of whatever their internal rivalries may be, right, इनसे इंडिया ने अपने रिलेशनशिप को dehyphenate कर दिया है to be able to maintain what they call is an all alignment। ठीक है, ये all alignment का आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी हम आगे बात करेंगे। इंडिया क्या फॉलो करता है? ऑल अलाइनमेंट फॉलो करता है वेस्ट एशिया में, कि हमने सबके साथ बना के रखने की जो है कोशिश करनी है टू बी एबल टू सेटिस्फाई आर कोर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये ऑल अलाइनमेंट का आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ वेस्ट एशिया, ऑब्वियसली व्हेन वी लुक एट द मंडल थ्योरी, तो ये वेस्ट एशिया जो है इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड का पार्ट
बन के निकल के आता है। तो हमारे इमीडिएट नेबरहुड से आगे एक कदम आगे चल के ये एक्सटेंडेड नेबरहुड है। हाउएवर इस एक्सटेंडेड नेबरहुड के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करके रखना एक मेजर हिस्सा बन गया है of India's move towards becoming a great power or a leading power. However, with the October 2023 attack and Israel के जो subsequent response आया है, उसको चल के पूरे वेस्ट एशिया के अंदर मेजर चेंजेस आ गए हैं इन अ नंबर ऑफ मैनर। सबसे पहले तो देयर इज एन इंक्रीज रियलाइजेशन दैट हाउ इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बैटल्स जो हम देखते थे, जो कि वेस्ट एशिया में मेनली होती भी थी बिटवीन टू कंट्रीज, अब जो है दिस इज शिफ्टेड फ्रॉम अ स्टेट trying to deal with a non-state actor जो कि है हमास। साथ ही साथ में दिस ऑल्सो हाईलाइट्स द ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन वेस्ट एशिया, जहां पे दोनों ही इजराइल एंड पर्टिकुलरली यूएस which was seen as the global power in the region, right, they are facing increased problems to deal particularly with these unconventional threats from non-state actors. So groups like जो हमारा ट्रिपल एच थ्रेट है ऑफ हमास, हेजबोला एंड हुतीज, नहीं। अब इसी के चलते हुए दोबारा वेस्ट एशिया जो है, जो कि बहुत टाइम तक एक फ्रैक्चर्ड जोन था, दोबारा एक हॉटस्पॉट बन गया है, राइट। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देयर वाज होप कि जो पैलेस्टीन का कॉज है एक ऑलमोस्ट स्टेलमेट इस पे अचीव हो गया था। हाउएवर विद नाउ हाइटेंड कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस पैलेस्टीन बीइंग इन द शैडोज ऑफ द रेस्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये अब सिनेरियो चेंज हो गया है। मोर रिसेंटली जैसे कि हमने बात की थी, देयर वाज आल्सो होप विद रिस्पेक्ट टू दी एक स्टेबिलिटी जो कि वेस्ट एशिया के अंदर देखी जा रही थी, राइट। पर्टिकुलरली जो कि एक थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप्स की जैसे हमने बात की थी इजराइल के विद द रेस्ट ऑफ द अरब स्टेट्स, पर्टिकुलरली विद यूएई एंड कतार, जिन्होंने अब जो चेंज थोड़ा कर लिया है अपना स्टांस, राइट। सो यूएस द्वारा होल्ड की गई 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स, these were signed by Israel, UAE, Bahrain and Morocco, जिसके थ्रू एक रीजनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, राइट। सिमिलरली there were also discussions en route with Saudi Arabia in this direction. However, now the entire scenario is changed in the aftermath of Gaza crisis, which obviously also impacts India's diplomatic positioning. सबसे पहले तो जोरावर दौलत सिंह इन हिज एनालिसिस बात करते हैं कि किस तरह से अब इंडिया बैलेंस करेगा कंपीटिंग पावर्स को इन वेस्ट एशिया, एंड किस तरह से इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस निकल के आया है ये उसमें फिट होता है। Now Daulat Singh says that when we look at India's look west policy or West Asian policy, India has always recognized that तीन important planks है इनके अंदर, again pointing out to the entire all alignment strategy. This is the Gulf or the Arab states, Iran as well as Israel, जिनके साथ इंडिया ने अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, इवन दो देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट अमंगस्ट ऑल थ्री ऑफ दीज पिलर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस तो है ही हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एनर्जी रिलेशनशिप, बिकॉज दिस रीजन हैज बीन अ लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लायर फॉर इंडिया। इसी में हर्ष पंत भी यही कहते हैं दैट इंडिया का ये जो स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग था which India had hoped is going to grow easier, right, trying to dehyphenate relations between Israel and Arab states. Now this has again gone for a toss, right. ये जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया की, ये इंडिया के ही एक measured response का एग्जाम्पल देती है कि किस तरह से इंडिया का जो गाजा पे रिस्पॉन्स रहा है, ये ट्रेडिशनली जो इंडिया का पैलेस्टीन का आइडिया है of supporting Palestine, supporting humanitarian aid, yet being staunchly against any form of terrorism, right? Because अक्टूबर का अटैक जो एक टेररिस्ट अटैक की तरह देखा गया था, yet they also understand कि किस तरह से जो एक काउंटर एक्शंस हो रहे हैं इजराइल के, वो भी जो है पूरी तरह से सही नहीं है, एंड दैट इज वाई डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी इंडिया मेंटेन करके रखने की कोशिश कर रहा है, while trying to ensure कि कोई conversation, negotiation, thawing of relations, cessation of violence किसी तरह से इंश्योर की जा सके। इनफैक्ट गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया ने कंटिन्यू किया है टू एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन, एंड इनफैक्ट हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ प्रोवाइडिंग एड एज वेल। इनफैक्ट इंडिया ने भी दोबारा अपने आइडियल स्टैंड को मद्देनजर रखते हुए रियटेरेट किया है अ टू स्टेट सोल्यूशन फॉर गाजा।
However, at the same time, now given the closeness of relationship between India and Israel, right, India has become more pragmatic in dealing with Israel as part of its West Asia policy. Jahan pe very importantly they have realized that while talking about the rights of a particular state, we are not going to impinge our ongoing projects जो कि बाकी जगह पे चल रहे हैं, right? This particularly includes the kind of bilateral and multilateral moves that India has been making in the region, including the India Middle East Europe Economic Corridor जो कि G20 समिट के दौरान इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके थ्रू कनेक्टिविटी इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप के बीच में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है. Now, another major point of concern given this conflict is also increasing China's presence. Now, particularly through the Belt and Road Initiative, चाइना ने अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा इनहांस कर लिया है इन वेस्ट एशिया. इसी के साथ साथ चाइना हैज ऑल्सो सॉट to pitch itself not merely as an economic partner but as a peacemaker at sorts, as a strategic partner in the hope to replace US का जो influence है in the region. And one of the first moves in this regard came during the 2022 Bao Forum, जब चाइना ने आगे रखा था the idea of the Global Security Initiative. इसी पे आगे बढ़ते हुए काम किया गया जब चाइना ने नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स जो है करवाई इन 2023 बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, राइट, जहां पे एक मेजर रोल जो है चाइना ने प्ले किया था, राइट, जिसका मतलब क्या है कि अब इंडिया के लिए भी ये एक मेजर चैलेंज बन के आ गया है. Now, when it comes to India's response to the situation, India की जो जैसे हमने बात की थी traditional policy of two-state solution, जहाँ पे East Jerusalem is the capital of a independent Palestinian state, ये unchanged है. However, given the ongoing competition, particularly जैसे जैसे US का जो influence है वो कम होता जा रहा है, China का जो influence है ये बढ़ता जा रहा है, India does not want to antagonize anyone. Right, which is why now India is trying to take a wait and watch, एक wait and watch approach जो है ये follow करने की कोशिश कर रहे हैं as far as West Asia is concerned. Now Sanjay Bhattacharya, again, he's a former ambassador, he argues that ये जो prolonged conflict है गाजा में, ये इंडिया को इन अ वेरी रियल सेंस एंड इन द डिप्लोमेटिक सिनेरियो दोनों जगह ही इंपैक्ट करेगी, पर्टिकुलरली इन सर्टेन स्फेयर्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जैसे कि एनर्जी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेशन. Furthermore, in the short term also, given India's economic interests, trade relations, logistics के issues, इस वॉर ने बहुत मेजर इम्पैक्ट किया है इंडिया के ऊपर, राइट, पर्टिकुलरली जिस तरह से हुतीस के कारण रेड सी के अराउंड का जो एरिया है ऑफ द कोस्ट ऑफ येमेन, यहाँ पे जो अटैक्स हैं ऑन शिप्स, पायरेसी, टेररिज्म जो है ये बढ़ गया है, जिसके कारण ट्रेड थ्रू दिस वेरी बिजी रूट हैज सीन अ डाउनफॉल, जिसके कारण इंश्योरेंस एंड शिपिंग कॉस्ट जो है ये भी बढ़ गई हैं, which obviously ends up impacting India's economic concerns. Similarly, ये जो region is also a major source of oil and gas. While in the short term, India is trying to secure its interests by purchasing cheaper oil from Russia, from even Iran, but in the medium term, जब भी अगर oil supply में disruption आती है या price के अंदर hike आता है, this may lead to impacting of India's macroeconomic stability. Then very importantly, India का एक G20 का जो एक major project था in the form of IMEC, this has now stalled because of the conflict as well, जो कि again comes as a diplomatic blow to India. Now, Kanwal Sibal in this regard, very important name. ये कुछ नाम जो है ऐसे ongoing situations के लिए आप याद रखिए, क्योंकि कई बार इन contemporary scenarios में नहीं पता होते हैं scholars के नाम, right? So again, Kanwal Sibal is a very noted ambassador, someone who's written very profoundly on India's foreign policy as well. तो Kanwal Sibal का नाम जरूर याद रखें, right? He argues कि ये जो recent developments है, they have forced India to rethink its policies in West Asia. Now, India has been someone जो कि continuously has come in support of counter-terrorism. And India recognizes the fact that Hamas as a non-state actor and the kind of attack that it did on Israel is something that India cannot support, particularly the taking and the murdering of hostages from across different countries. However, at the same time, India realizes that long-term solution जो है isn't by
pushing Palestine down, but by trying to build support for sovereign independent Palestine, जो कि peacefully alongside Israel रह सके। And यही ये एक जो टू फ्रंट का ये जो अप्रोच है, इसे फॉलो थ्रू करने के लिए इंडिया कंटिन्यूज टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, while at the same time India has also been providing arms and ammunition to Israel, जिसके कारण इंडिया की जो डू फेस स्ट्रैटेजी है that has been both criticized and appreciated for its pragmatism. Now in the post Gaza period obviously India has to be very mindful, क्योंकि वेस्ट एशिया को एक दोबारा एक ओपन जोन की तरह क्रिएट कर देता है, जिसके कारण रीजनल पावर राइवलरीज आर बाउंड टू इंक्रीज। एंड इसी के चलते हुए विद द वेडिंग इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए, more and more powers are going to try and increase their foothold in the region. Chief amongst them are regional powers जैसे कि इजिप्ट, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, एंड साथ ही साथ में increased presence of global revisionist powers like रशिया एंड चाइना as well. Right? Therefore, अगर इंडिया अपने आप को यहाँ पे establish करना चाहता है, इंडिया को इन सारी powers के साथ compete करना पड़ेगा. Very importantly, if India wants to establish itself as a critical power in this area, it needs to start behaving like one as well, right? This is exactly what the countries in West Asia also expect, that beyond conversations, beyond just engagement, India needs to contribute much more, which is expected out of a great part, जिस तरह से चाइना करने लग गया है अब in the Middle East, right? Therefore, इंडिया अब सिर्फ एक मीडिएटर, एक नेगोशिएटर, एक डायलॉग बिल्डर नहीं हो सकता है, बल्कि इंडिया को कॉन्क्रीट एक्शंस लेने पड़ेंगे इन प्लेइंग अ कॉन्क्रीट रोल इन शेपिंग द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रीजन। वेरी इंपॉर्टेंटली, इंडिया जो है इंजॉय करता है कंसिडरेबल सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर ऑल्सो, राइट? सो अनिल त्रिगुनियात, फॉर्मर एम्बेसडर जो है अनिल त्रिगुनियात, ये बहुत सारे ऐसे और स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले ये बोलते हैं कि लेवरेज कीजिए अपनी सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर को, पर्टिकुलरली हार्नेस करने के लिए हिस्टोरिकल टाइज विद द रीजन, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट टाइज, जो हमारे कल्चरल रिलेशंस रहे हैं, जो हमारा इतना सारा डायस्पोरा वहां पे एग्जिस्ट करता है, इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट पावर एज वेल, राइट? किस तरह से हम लेवरेज कर सकते हैं अपने डिजिटल, साइबर as well as space technologies को to further build relations, particularly with powers like Saudi Arabia and UAE, who have been more and more open to India as well. Right? A recent example, in fact, is UAE में जब during the visit of PM Modi, there was donation of land and opening of a Hindu temple in Abu Dhabi as well. Now, given the fact that West Asia is today witnessing different kinds of challenges, including non-state actors and terrorist groups, India को एक comprehensive strategy बनानी पड़ेगी in a very multifaceted format, जो कि focus करे security पे भी, defense पे भी, intelligence पे भी. Furthermore, given India's track record, जहाँ पे India has been a firm supporter of secularism and pluralism, ये counterbalance की तरह निकल के आ सकता है to extremist organizations. Furthermore, very importantly, India को भी more proactive बनना पड़ेगा, right? Given the shifts जो कि देखे जा रहे हैं Middle East में, especially ये term याद रखिए, the emergence of CRIPTAC, जिस ग्रुपिंग की हमने आगे बात की थी, the new revisionist powers in the region of China, Russia, Iran, Pakistan, Turkey and Afghanistan and Qatar, who want to play a more significant role, and therefore India की जो regional एक presence है, ये उसको भी impact कर सकता है. ओवरऑल वेस्ट एशिया आज भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल पजल है which remains unsolved, and given the fact that the concerns in the region of Islamic terrorism, instability, piracy, oil price, ये सारे इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं. Therefore, as India imagines itself as Vishwaguru, it is important that India एक more proactive role play करे in the region, right? Diplomatic अपनी engagement जो है वेस्ट एशिया के साथ उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करे to be able to curtail the given challenges in a substantive manner. ठीक है? So इन सारी चीज़ों पे काम करने की requirement है.